आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की कहानी विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोड़िन रहती थी, जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धूर सी जमीन न थी और न रहने का ही घर था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना और सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। पर जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीसकर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथा अनुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पाड़े के दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सोना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे भी सभी प्रकार की बेगारी लेने का पूरा अधिकार था। उससे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूख ही लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया गया है तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती, और यदि दैवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गौंड बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान किया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों की जल्दीबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से तो बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर थी, पर सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। दैव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेंत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से दाने टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी यहीं बैठे रहो, जब भून जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने छुए तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भून जाए। चपरासी तो यह ताकी करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो थी नहीं। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। तब तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में झोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में न आता था कि क्या करे। न भूनते बनता था, न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां जला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए ना कि 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी जमीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं। कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं। वहाँ तो केसर नहीं उपजती, फिर
मुझी पर क्यों यह आठों पहर धौंस रहती हैं? कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए? भुनी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो? चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज न भुना गया। यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वह अभागिन विधवा निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर का दाना ही न मयस्सर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वह अपना रौब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने अदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डांड बांध में, रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भांड की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेस मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतनी कीना कैसे रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए हैं। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने हक बक्का कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयभान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह कह उन्होंने भांड में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंजुल की धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी? भुनगी, भाड़ न बनाऊंगी तो क्या, तो खाऊंगी क्या? उदयभान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं? उदयभान, गाँव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गाँव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बुढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान, अच्छा तो अब कानून भी बखारने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। चपरासियों से, अभी जाकर कर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो। देखे कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश में
से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगी। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थी, वह सब उन्मत्त ज्वाला की ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उबैदीन की बखार थी, उस पर भी झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी की छींटें ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोर खा रही हो। पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोर खा रही हो, अग्नि संसार में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावेश में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। अब पढ़ते हैं गुल्ली डंडा। ये भी प्रेमचंद की कहानियों में से ही एक है। हमारे अंग्रेजी दा दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की ज़रूरत, न कोट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से ही किसी पेड़ की टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकते। ये गुल्ली डंडा है कि बिना हरर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता है कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली के दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। खैर, ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गिल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमकर घटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े और सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोंचलों की प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। उसी वक्त भूलेगा जब घरवाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हम जोलियों में एक लड़का गया नाम का था जो मुझसे 3-4 साल बड़ा होगा। दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है।
मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसको दौड़कर स्वागत करते और उसे अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं और पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। मैं घर की ओर भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरे दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने की बेर क्यों भाग जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया, मैंने खाया, तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था कि न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा लेते हैं। यह मेरा अमरूद है, यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वो मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी और मुझे गाली नहीं एक दो चाटा जमा दिया। मैंने उससे दांत काट दिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों से पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी को से शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भर दुखी थी। यहाँ सब चीजें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था, लेकिन मैं खुशी से फूला न समाता था। लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे तो ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाहों में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे कि तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इस उजाड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर निकलने लगा। सहसा एक खुली जगह अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। सहसा एक खुली हुई जगह से मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ है। रौब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता? लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर समे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार।
मैं दूर से ही पहचान गया। उसी और लपकना चाहता था, उसे गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूं क्यों नहीं। गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। वह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। वह वही गया है जिसके हाथों से गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे प्रेम नहीं रहा। वह तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। गया यह सब बेकायदगियां देख रहा था, पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट न किया। न लगी होगी। बचपन में मजाल थी कि ऐसा घपला करके जीत बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसीलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका। तुम्हारा अभ्यास छूट गया, क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। फिर हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे? जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाएंगे। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने आया। आज गया का खेल व नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाण लगता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदली आज न थी। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियां की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसीलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हमें कोई भेदभाव न था, पर यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ।